कोई व्यक्ति जिस शहर में अपना विवाह करता है, इसका मतलब वो उस शहर को कितना पसंद करता होगा। मगर लोग कह रहे हैं आप जानते तो कुछ है नहीं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। कौन सा एरिया है ये हम दिल्ली गेट से अंदर घुसे हैं, ये घाचीवाड़ा है। यहाँ पर महिला शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। और यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है। जो पार्षद और जो पार्टी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बना पाए तो उसके ऊपर क्या विश्वास करो आप। कौन सा रोड है ये घंटाघर आ गया। ये तो आप जानते हैं? बिल्कुल। इसको तो ये तो बहुत सरल सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये तो अगर कोई और भी होता तो बता देता। ये तो घंटाघर है। समस्या है यहाँ पे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जान तो रहे हैं आपको सर। देखिए सपोर्ट तो देखिए, रात के 12:30 बजे मेरे साथी ने बोला पूरा सपोर्ट आपको। ये मैं आपको कह रहा हूँ ना। ये देखिए क्या समस्या है सर, यहाँ बता दीजिए। इलाका बताना कोई बड़ी बात नहीं, समस्या बताइए। घंटाघर में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। यहाँ पे टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट का जो सलाहकार केंद्र या टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर है वो तक नहीं है। यहाँ पे जगदीश मंदिर के बिल्कुल पीछे झील है, वहां पे कैसा पानी जा रहा है, दूषित पानी। और एक भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने एक हेरिटेज वॉक की योजना भी चालू करी थी, आपको याद है ना? वो कहाँ है हेरिटेज वॉक? सिंघवी साहब बोले कि भाई मैंने झूठ बोला था, ये तो मंदिरों में जाते हैं। या वो बोले कि भाई सिंघवी साहब सही कह रहे थे। दोनों तो सही हो नहीं सकते, तो दोनों ही खामोश। आसान हो गया, हथियार हो गया आपके लिए वो वीडियो। हथियार नहीं है। हथियार तो अगर नहीं भी होता तो मैं तो सनातनी परंपराओं में विश्वास करता हूँ। और मेरा सनातन धर्म क्या है? वो सर्वधर्म समभाव है। आपने जनप्रतिनिधियों को समस्याओं को सुलझाते तो सुना होगा, पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कमल तलाई का जो पॉन्ड था उसको ऊपर टाइल्स लगा के जो ड्रेनेज है उसको ब्लॉक कर दिया। और वो ड्रेनेज आज आयड़ नदी में जो पहले मिल जाया करता था, वो ड्रेनेज आज आयड़ में नहीं मिल पा रहा। मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे आइडियाज लाते कहाँ से कि ये चौराया तो चौड़ा, सड़कें सकड़ी। और होता क्या था दुनिया में? सड़कें चौड़ी और चौराहे सकड़े। पर पता नहीं ये दिमाग कहाँ से लाते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब गुलाब जितने साथ चुनौती देते थे, अब आप हाथी टोक के कह रहे आ जाओ, हिम्मत हो तो। अब वो बेचारे 70-72 साल के आदमी वो आ नहीं सकते, डरा रहे उनको। आपने मुझे इतना ग्रिल करने का प्रयास किया, आज रात को मेरे को लेके गए, फोकस लाइटें मेरे चेहरे के ऊपर, अचानक से आप पूछो, बहुत मजा आया। पर अचानक से आप पूछो कि ये क्या है, तो मेरे को एकदम यहाँ लाइट से इधर देखो तो 10 सेकंड तो आँखें भपका जावे। ये कोई पहली बार नहीं है कि मेवाड़ चर्चा में रहा हो। राजा महाराजाओं के जमाने में भी मेवाड़ बड़ी चर्चा में था और पिछले 20 सालों से पावर सेंटर के रूप में गुलाब चंद कटारिया का नाम था। तो इलेक्शन यहाँ के बड़े चर्चित हुआ करते थे, मगर उनके जाने के बाद भी आज राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक के लोग उदयपुर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं गौरव वल्लभ जी कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या होगा, क्या होने वाला है। तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं। और रात्रि के मौके पर, रात्रि के बीच हम निकले हैं उदयपुर शहर में और इस वक्त हमारे साथ गौरव वल्लभ जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। और इसी शहर के माहौल के बीच जब वो विचार करके लौटे हैं तो उनसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और अवसर कैसी चल रही थी? नमस्कार। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और जिस तरह का विश्वास उदयपुर के लोगों में है, जिस तरह से उदयपुर के लोग उदयपुर के विकास के लिए मेरे विजन को पसंद कर रहे हैं, उदयपुर के युवा अपने रोजगार के लिए मेरी बात पर भरोसा कर रहे हैं, उदयपुर की हमारी मातृशक्ति अपने सम्मान के लिए मेरी बात पर विश्वास कर रही है। और जिस तरह से पिछले 6-8 महीने से हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर मैंने यहाँ के लोगों से मिला, उनकी पल्स को समझा, उनके इश्यूज़ को समझा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन इश्यूज़ को समझ के हमने 5 लोगों की एक टीम तैयार की जिन्होंने फ़ोन कॉलिंग की और लगभग 30,000 लोगों से फ़ोन कॉलिंग करके इश्यूज़ को चिन्हित किया गया। और उन इश्यूज़ को चिन्हित करके अब हम जन संकल्प पत्र उदयपुर के लिए लेकर आने वाले हैं।
और ये जन संकल्प पत्र क्यों जन है? क्योंकि मैंने नहीं बनाया, ये उदयपुर के 2,44,000 वोटर्स ने बनाया। जनता का संकल्प है और जनता के लिए संकल्प है। करेक्ट। मगर और वही लोग आपको लोकतंत्र लेकर है। कह रहे हैं कि साहब आप चुनाव से थोड़े दिन पहले ही आए, थोड़े दिन और पहले आता है ज्यादा बेहतर तैयारी होती। मैं तो पिछले 30 सालों से मेरा यहाँ आना जाना है। हाँ। और आप ये बताओ, हाँ। कोई व्यक्ति जिस शहर में अपना विवाह करता है, इसका मतलब वो उस शहर को कितना पसंद करता होगा। आप ये सोचिए। जम्मई प्यारो हुए। ये तो हमारी कहावत है। हाँ। और मेरी एक बहन है। हाँ। ये मेरी खुशकिस्मती है या फॉर्च्यून है कि उसका विवाह भी यही हुआ है। अच्छा। तो मेरे एक ही बहन है और कोई भाई बहन है नहीं, और मेरा खुद का विवाह यहाँ हुआ है। उसके पहले मैंने सीए की परीक्षा यहीं से दी, और उसके बाद मेरे पिता का ये मानना था कि मैं यहाँ पर आके प्रैक्टिस करूँ। तो जब मैंने सीए पास करी तो उस समय उन्होंने मुझे एक घर लेके दिया कि मैं यहीं सेटल हो जाऊं, और एक ऑफिस भी छोटा लेके दिया कि मैं यहीं सेटल। लोगों को पसंद आता है उदयपुर, आपके पिता को या आपको भी पसंद था उदयपुर? देखिए, मैं तो पूरी मेरी स्कूलिंग तो पाली से हुई, तो मेरा निरंतर रूप से उदयपुर आना जाना तो रहता ही था। हर एक आध महीने में उदयपुर का चक्कर तो लगता ही था। कोई रिश्तेदारी में कोई काम हो गया, या कोई मेरे फादर ने कुछ प्रॉपर्टी ली, या मैंने जब पहली मेरी कार खरीदी, ये भी एक संयोग है। मैंने जीवन की जो पहली कार खरीदी वो भी उदयपुर से आके खरीदी, क्योंकि पूरे राजस्थान में उस समय मारुति के 2-3 डीलर ही थे, और मारुति पे बड़ा वेटिंग टाइम चलता था। तो यहाँ आकर मुझे सबसे कम वेटिंग टाइम मिला, तो मैंने यहीं से पहली कार खरीदी, यहीं मारुति के शोरूम से। तो कुल मिलाकर आगमन तो आपका पहले बरसों पहले हो चुका था जी। बस अब नियमित तौर पर बसने का इरादा यहाँ पर अब है। नियमित तौर से भी मैं आपको बताऊं, पिछले 5 से 7 सालों में प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 चक्कर लगते थे। बंसी का पान खाया कि नहीं खाया आपने? बंसी का पान कई बार खाया, और बंसी को पता है मेरे को कौन सा पान पसंद है। कल आप बंसी को बोलना कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब ने पान मंगाया, तो वो गीली सुपारी डाल के देगा आपको बिना पूछे, और थोड़ा सा ऊपर से पिपरमेंट का एक बुरका डाल के देगा। उसको भी पता है और मुझे भी पता है कि पान मैं भी बंसी से ही खाता हूँ, और उसको पता है कि प्रोफेसर साहब कौन सा पान खाते हैं। प्रोफेसर साहब को सब पता था, और आपको भी पता था कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर बीजेपी का राज है। ऐसे में फिर भी आप उदयपुर आए। लोग कह रहे हैं कि उदयपुर का चयन करना, फिर यहाँ आकर इस तरह से चुनाव लड़ना कोई गलती तो नहीं है? देखिए, मैं पार्टी का डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, और मेरी पार्टी में, और मुझे लगता है देश की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें व्यक्ति सीट का चयन नहीं करता। पार्टी उस व्यक्ति को उस सीट के लिए चयनित करती है। तो मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया कि मैं इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के काबिल हूँ। मेरे आला कमान राजस्थान की पूरी लीडरशिप, भले वो मुख्यमंत्री जी हो, सीपी जोशी साहब हो, गोविंद सिंह डोटासरा साहब हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब हो, और मेरा आला कमान, भले वो खरगे साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका, तो उन्होंने मेरे को सच्ची बताओ, टिकट में कहीं न कहीं जोशी साहब का रोल तो था? सर, मैं आपको बताऊं, जो भी ये बातें करता है ना, वो सरासर गलत करता है, क्योंकि अंदर क्या हुआ वो तो मात्र 6 जनों को पता है। वो 6 में से कोई बोले तो मैं मानूं कि किसका रोल था, मुझे नहीं पता। कई लोग जैसे बोलते हैं कि साहब पैनल में उनका नाम था, पैनल में एक्स का था, वाई का था, ए का था, बी का था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में पैनल कैंडिडेट्स को नहीं दिखाया जाता है, वो एक बहुत ही सीक्रेट होता है। तो ये सारी एक मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गॉसिप है, और हम सब लोगों को, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें गॉसिप करने में आनंद आता है। तो किसका योगदान था, किसका नहीं था, पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि मेरे हाई कमान को मेरे पे विश्वास था, ये मैं पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। पीछे से कोर्ट निकली है अभी, और यहाँ पर हाई कोर्ट बनने की बात बड़ी हो रही है। दशकों से मांग चल रही है कि इस बार हाई कोर्ट का मुद्दा फिर गरमाएगा, कहीं गरमाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। आप बताइए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि देश का कानून मंत्री मौखिक ऐलान कर देता है कि मैं हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच खोल दूंगा, और आज दिन तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। कानून मंत्री, छोटा आदमी नहीं,
देश का कानून मंत्री। जिस पद पर बाबा साहब अंबेडकर बैठे थे, उस पद पर बैठा व्यक्ति कह देता है कि यहाँ पर वर्चुअल बेंच बन जाएगी, और अभी तक नोटिफिकेशन आया क्या? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोडस ऑपरेंडी है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो और कुछ मत करो। तो ये कानून मंत्री भी झूठ बोल गए। अगर सच होते तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? और मैं हमारे अधिवक्ताओं के साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, और मुझे पता है कि हाई कोर्ट की बेंच कैसे बनेगी। इसमें एक स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें भारत सरकार एक स्टेक होल्डर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक दूसरा स्टेक होल्डर है, राजस्थान का हाई कोर्ट तीसरा स्टेक होल्डर है, और राजस्थान की सरकार चौथा स्टेक होल्डर है। ये चारों से जब इश्यू पास होगा तब जाकर यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच, नई बेंच बनेगी। आपको बड़ा अजीब नहीं लग रहा है? रात को हम लेकर आए आपको इंटरव्यू शूट कर, आपके पास ऑप्शन क्या था? क्या दिन के समय हम ये गाड़ी लेके यहाँ अंदर शहर में जा सकते हैं? हाँ, क्या ये संभव है? हाँ। ये तो यहाँ की व्यवस्था पिछले 20 साल से जो जनप्रतिनिधि हैं और 30 साल से जो नगर निगम में कब्जा जमाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी, और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ये तो उनकी देन है कि शहर में घर जाने के लिए, अगर आपका घर शहर में घर हो और आपके पास 4 व्हीलर हो, तो आपको 12-1 बजे तक तो बाहर सड़कों पे इंतजार करना पड़े घर जाने के लिए। ये व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने, और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से जो विधायक बने हुए उन्होंने। सवालों के जवाब तो बड़े दे रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं आप जानते तो कुछ है नहीं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। कौन सा एरिया है ये हम दिल्ली गेट से अंदर घुसे हैं, ये घांचीवाड़ा है। घांचीवाड़ा जी। आपने सुना पहली बार की? अरे मैं यहाँ कई बार आया हूँ, आज सुबह भी मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि यहाँ पर महिला शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। और यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है। जो पार्षद और जो पार्टी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बना पाए, तो उसके ऊपर क्या विश्वास करो आप? तो महिलाओं का एक इतनी बड़ी समस्या है यहाँ, जो महिलाएं काम करती है, रहती है, सार्वजनिक शौचालय उनको बरसों से उन्होंने डिमांड करी है, आज से नहीं, कि हमें एक उचित शौचालय की व्यवस्था की जाए। अभी तक वो व्यवस्था नहीं हुई। बारीक बारीक चीजों को पकड़ रहे हैं आप, कोई डेप्थ स्टडी करी दिखे आप? देखिए, बारीक चीजें इसलिए पकड़ में आती है कि हम लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याओं को लिखा है। मैं आपको मेरा रजिस्टर दिखाऊंगा, जिसमें हर जो एरिया है उनके इश्यूज को हमने चिन्हित करके लिखा है, और लिखकर जो इश्यूज थे, क्योंकि आप जब यहाँ घूमोगे, आप भी एक बार ट्राई करना कि 5-7 महिलाओं से पूछना यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है, तो वो कहेगी यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय जो है हमारे लिए वो उपलब्ध नहीं है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो 20 साल से यहाँ पर एमएलए और 30 साल से यहाँ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का है, वो महिलाओं को एक शौचालय नहीं दे पाए, तो उनका क्या विजन होगा? ये अब आप देखिए, आपके दर्शक सोचिए। विजन तो आप अच्छा बता रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि वोट तो घूम फिर के हम कहीं न कहीं कमल के साथ जाएंगे। देखिए, चुनौती तो है आपके। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। उदयपुर के युवाओं ने मन बना लिया है। मैंने पिछले 6 महीने में लगभग 140 पब्लिक मीटिंग्स करी, जिसमें 200 से लेके 2000 तक की उपस्थिति थी। हर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, भले ही वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो, अपने गीतांजलि यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, मार्बल एसोसिएशन हो, सोप स्टोन एसोसिएशन हो, भले वो यहाँ के बड़े स्कूल हो, वहाँ जाके मैंने लोगों को अपने विजन के बारे में बताया और उनसे सुना। ये मैंने अचानक से नहीं बताया, उनकी इश्यूज को सुना और उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए इसके बारे में अपना प्लान दिया। तो इसलिए ये जानकारी आज गोपालवाड़ी एरिया आया है। यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं कि साहब कार लाएं तो रखे कहाँ पे? आपको बताया किसी ने? कार यहाँ पे लाने के लिए कई लोगों के पास कार है, वो बाहर पार्क करके और फिर स्कूटी लेके घर आते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं कि पार्किंग या है नहीं, अंदर आप जो डे टाइम है
या 10 बजे के पहले आप अंदर घुस नहीं फिर आप सकते। सोल्यूशन क्या करोगे? देखिए, सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है। आपकी ये सड़कें हैं, आपकी पार्किंग व्यवस्थाएं हैं, ये जो मल्टी स्टोरी पार्किंग्स है, वो कैसे यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि कार कोई एक 4 व्हीलर ही नहीं है। कार आपके कई लोग, यहाँ के जो प्रॉस्परस लोग हैं, वो कार अफोर्ड कर सकते हैं पर कार नहीं खरीदते। अब देखो, एक तरफ तो कई लोग हैं देश में जो कार खरीदने की चाहत रखते हैं पर उनके पास उतना पैसा नहीं है। यहाँ पैसा है पर कार नहीं खरीद सकते, क्योंकि यहाँ पर अंदर घुसने की व्यवस्था ही नहीं की गई। रोडों की हालत देखिए आप, रात को रोड तो बड़ी सरपट चल रही है, रात गाड़ी को देखो। 12 बजी है, हाँ। 12:30 बजी है मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ। 12:30 बजे भी इस रोड के अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है। सामने से एक गाड़ी आ जाती है तो रोड दोनों तरफ से देखिए, रात को 12:30 बजे भी अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो हम यहाँ पे जाम के अंदर हम ब्लॉक हो गए। दिन के टाइम जब दुकानें खुली हो, जब दोनों तरफ स्कूटर हो, तो क्या हालत होती होगी आप सोचिए। जाम यहाँ यकीनन एक बड़ी समस्या है, मगर ये देखिए आप यहाँ पर सीवरेज के ब्लॉकेज के जो काम हुए वो दिख रहे हैं, उनके सीवरेज के ढक्कन भी दिख रहे हैं यहाँ पर भी। ये वो स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद स्मार्ट हो गए। शहर तो स्मार्ट नहीं हुआ, पर उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका फेस, वो स्मार्ट हो गया। राज्य सरकार के हाथ में था स्मार्ट सिटी कामकाज को। देखिए, मैं आपका ही लगा हुआ था। मैं आपको एक चीज बताऊं, जनप्रतिनिधि अगर कमजोर होता है ना तो कुछ नहीं हो सकता। आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2 एमपी है, एक एमपी के क्षेत्र को 2000 करोड़ का बजट मिलता है, दूसरे एमपी के क्षेत्र को 5 करोड़ का बजट मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर नहीं होता तो वो कुछ नहीं ला पाएगा। अगर जनप्रतिनिधि के दिल में उस क्षेत्र के विकास की ललक है, उसके क्षेत्र के विकास का उसका विजन है, तो वो निश्चित रूप से फंड भी ला सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि देयर इज नो डेarth ऑफ फंड। फंड की कभी किसे कोई कमी नहीं है। आपको सही विजन और सही प्रोजेक्ट के साथ उस फंड को लाने की कला आनी चाहिए। अन्यथा जो अभी हो रहा है, शहर जो कि जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, उसकी रात को 12:30 बजे 1 बजे ये हालत है, दिन में क्या हालत होती होगी आप सोचिए। आपका क्या विजन है कि भाई यहाँ पर सोल्यूशन जो है किसी न किसी रूप में कुछ कर पाएंगे? क्योंकि हर बात में डेट बता देते हैं, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं, डेट तो मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया नहीं है, तो मैं डेट भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा और कैसे करूंगा उसके बारे में अभी आपको, अगर आपके जो 2-4 इश्यू उनका तो अभी बता दूंगा, पर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मैं 14 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले उदयपुर के लोगों के सामने, मेरे 2,44,000 वोटर्स के सामने। जो लोग अभी कह रहे हैं बीजेपी के साथ हैं, रहने देते हैं, 20 तारीख तक उनको कहते हैं थोड़ा इंतजार करो। कोई साथ नहीं है सर। अगर वो उदयपुर शहर का हर वोटर मन बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने अपना विश्वास जो उन लोगों का था भाजपा पर, वो उन्होंने 20 साल में खो दिया है। अब लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है उदयपुर से, और उदयपुर के अंदर अब वेव ऑफ चेंज चल रही है। और वेव ऑफ चेंज उदयपुर के नए विजन के लिए, उदयपुर के नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उदयपुर के नए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, उदयपुर के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और उदयपुर के हमारे माइनिंग डेवलपमेंट के लिए वेव ऑफ चेंज चल रही है। कौन सा रोड है ये घंटाघर आ गया। ये तो आप जानते हैं? बिल्कुल। इसको तो ये तो बहुत सरल सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये तो अगर कोई और भी होता तो बता देता। ये तो घंटाघर है। समस्या है यहाँ पे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जान तो रहे हैं आपको सर। देखिए, सपोर्ट तो देखिए, रात के 12:30 बजे मेरे साथी ने बोला पूरा सपोर्ट आपको। ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये देखिए। क्या समस्या है सर, यहाँ बता दीजिए। इलाका बताना कोई बड़ी बात नहीं, समस्या बताइए। घंटाघर में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। पार्किंग कहाँ करें आप बताओ? अगर यहाँ पे गाड़ी आ जाए तो हम पार्किंग कहाँ करें?
दूसरी बड़ी समस्या है हम यहाँ की कि यहाँ आसपास सोने चांदी का मार्केट है, ज्वेलरी की बड़े शोरूम्स है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब कुछ शोरूम बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे सोना चांदी कौन खरीदने आएगा? बड़ी ज्वेलरी, डायमंड, नेकलेस कौन खरीदने आएगा? संपन्न लोग आएंगे। उनको आप कार ला नहीं सकते यहाँ पे, तो कार ला नहीं सकते तो वो जो शोरूम्स थे वो बाहर शिफ्ट हो गए। और जो छोटे जो ज्वेलर्स थे जो उन बड़े शोरूम्स को सप्लाई करते थे, उनका भी आपने व्यापार धंधा बंद करवा दिया क्योंकि बड़े शोरूम्स बाहर शिफ्ट हो गए। तो ये समस्या है। दूसरी समस्या, इस एरिया में कोई बीमार पड़ जाए, आप एज्यूम करिए दिन के 2 बजे किसी को बीमारी लग हो जाए, कोई चेस्ट पेन हो जाए, तो हमें क्या लगता है? चेस्ट पेन हुआ कि भाई कहीं हार्ट अटैक तो, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं है, एम्बुलेंस ही नहीं आ सकती। अंदर इस जगह पे एम्बुलेंस कैसे लाओगे आप? आपने एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं करी है, जिसको आप स्मार्ट सिटी और वो सिटी और कई बातें कर रहे हो, यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। यहाँ के जो ज्वेलरी के शोरूम बाहर शिफ्ट हो गए, ये बड़ी समस्या है, जिससे यहाँ का व्यापार और यहाँ के उद्योग और इस जगह का रोजगार बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया की। मुझे लगता है जगदीश मंदिर आ गया है। जगदीश मंदिर आते हैं आप? मैं लगभग पिछले 6 महीने में 40 से 50 बार जगदीश मंदिर के मैं दर्शन करता हूँ। और एक यहाँ की एक खूबसूरती बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सा आगे चलोगे। मुझे लगता है रुकना चाहिए। मुझे लगता है हमें रुकना चाहिए। और ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये जो सीढ़ियाँ हैं जगदीश मंदिर की, इन सीढ़ियों पे अगर आप 5 मिनट भी बैठो, आपका जीवन का सारा स्ट्रेस, जीवन का सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। ये इस मंदिर की खासियत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, पॉजिटिविटी है। और ये इतना प्राचीन मंदिर है, इसका पूरा डिवोशनल टूरिज्म का सर्किट बनना चाहिए कि जगदीश मंदिर, नीमच माता मंदिर, महाकाल जी का मंदिर, कालका माता का मंदिर, ये पूरा डिवोशनल टूरिज्म का सर्किट बनना चाहिए। पर हुआ क्या, यहाँ पे टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट का जो सलाहकार केंद्र या टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर है वो तक नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट भटकते रहते हैं। जो भगवान हर व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट को सही राह दिखाने का हमने टूरिज्म सेंटर नहीं खोल रखा। और पीछे झीलें, जगदीश मंदिर के बिल्कुल पीछे झीलें, वहां पे कैसा पानी जा रहा है? दूषित पानी, प्रदूषित पानी, गंदा पानी, वो हम पी रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, इस एरिया में रहने वाले कई लोगों को पेट की कई बीमारियां, क्यों है आपको पता है? और उदयपुर में कोई बाहर रह रहा है, सुकेर रह रहा है, उसको वो उतनी नहीं है उस एरिया में। पर इस एरिया में प्रदूषित पानी झीलों में जा रहा है और लोग उस प्रदूषित पानी को पी रहे हैं और गैस्ट्रो की बीमारियां हो रही है। तो ये इस एरिया की बड़ी समस्याएं हैं। पहली तो हमें यहाँ पे सलाहकार केंद्र चाहिए था, टूरिस्ट सलाहकार केंद्र। और दूसरा, पीछे जो झीलें हैं उसमें प्रदूषित पानी चल। और एक भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने एक हेरिटेज वॉक की योजना भी चालू करी थी, आपको याद है ना? वो कहाँ है हेरिटेज वॉक? कागजों में। कागजों में भी वॉक का हो रहा है। यहाँ हेरिटेज वॉक, ये हेरिटेज वॉक नहीं है। वहां पे ये हेरिटेज वॉक की परिकल्पना की थी कि भाई सिर्फ 2 व्हीलर आएंगे, 4 व्हीलर नहीं आएंगे। कहाँ है? उसके बोर्ड बने। शहरवासी कहते हैं हमारी स्कूटी लेके जाने दो सर, हेरिटेज वॉक कैंप में रोक क्यों रहे हो? आप टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर नहीं बनाओ, झीलों में गंदा पानी पीने के लिए शहर के लोगों को मजबूर करो, और हेरिटेज वॉक के नाम पे सिर्फ फीते काटते हो। कहाँ बनी हेरिटेज वॉक? चलिए, अगर वॉक बनी हो हेरिटेज वॉक तो हम सब लोग उस पे वॉक करें। कहाँ है हेरिटेज वॉक? कितनी बजे से कितनी बजे तक हेरिटेज वॉक का सर्किट चलता है? उदयपुर शहर के और जगदीश चौक में रहने वाला हर वासी ये जानना चाहता है। और ये दुकानें है ना आसपास, ये सब हैंडीक्राफ्ट की दुकानें, ये सारी दोनों तरफ। इन हैंडीक्राफ्ट की दुकानों में आज बिक्री आधे से भी कम रह गई, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आ ही नहीं पाता है। और आता है तो उसको पता नहीं कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की, ये देखो ये हैंडीक्राफ्ट की दुकान, ये हैंडीक्राफ्ट की दुकान। उनको पता ही नहीं कि यहाँ हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं जहाँ पे उदयपुर की लोक कला,
जो उदयपुर की जो मेवाड़ी वेशभूषा के कपड़े और काष्ठ कला जो कि हमारा एक हमारी पहचान है, उसकी यहाँ पे इतने सुंदर काष्ठ कला के लकड़ी पे कारीगरी मिलती है। और मैं तो 2-3 काष्ठ कलाकारों से भी मिला, उनको आगे ले जाने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे कैसे लगाए उसके बारे में भी योजना मैंने पूरी बनाई। अच्छा, ये सुंदरता कैसे लग रही है? ये सुंदरता तो देखो, दीपावली का पर्व है और यहाँ के व्यापारी मंडल और नगर निगम कर रही है, तो कोई तारीफ करो, अच्छा है, ऐसा नहीं है। सुंदरता, मंदिर आ गया, धूप लग लो। महालक्ष्मी जी की तो हमें सबको सख्त जरूरत है। और इस मंदिर की एक पहचान आपको बताता हूँ, दुनिया में सिर्फ एकमात्र महालक्ष्मी जी का मंदिर ये है दुनिया में। मैं सिर्फ उदयपुर या राजस्थान का नहीं कह रहा, दुनिया में सिर्फ एकमात्र महालक्ष्मी जी का कई मंदिर है, तो वो उदयपुर शहर में है। दीपावली के दिन यहाँ पे मतलब श्रद्धालुओं की लाइन लगती है, क्योंकि दीपावली माता लक्ष्मी का पर्व है, तो सभी श्रद्धालु। भटियानी चोटा में क्या समस्या है? भटियानी चोटा में क्या समस्या है भाई, लोगों को क्या दिक्कत है मजे तौर पे, आपने क्या महसूस किया? देखिए, भटियानी चोटा में भी मेजर इश्यू तो पेयजल की समस्या है। इश्यू क्या हो गया है कि झीलों की नगरी में लोगों को पीने के पानी की समस्या है। पानी आता तो है पर ऊंचा है शायद। दूषित पानी क्यों आता है? क्योंकि झीलों से आता है। झीलों में आपने एसटीपी सिर्फ एक लगाया, आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे उदयपुर में एक यहाँ पे एसटीपी है, वो भी पीपीपी मोड पे लगा है। तो आपने एसटीपी लगाया नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया नहीं, दूषित पानी, गंदा पानी झीलों में जाता है। वही पानी लोगों के घरों में पीने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लोगों के पेट दुखते हैं। तो भटियानी चोटा की जो मेजर इश्यू है वो पेयजल की समस्या, और मोटा मोटी पेयजल की समस्या आउटर एरिया में भी कई जगह है। मैं आपको बताऊं, आज मैं कैंपेन में सुंदरवास गया, लोगों ने कहा साहब 20 साल से हम यहाँ के विधायक को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको कह रहे हैं पानी की टंकी तो बनवा दो, पानी की टंकी तक नहीं बनवा पाए। और एक वोटर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि हमने टंकी भर भर के वोट दिए, पर हमारे मोहल्ले में पानी की टंकी के इलाका था। 2018 में मैं एक चैनल में रिपोर्टर हुआ करता था, हम लोग खबर करने आए थे, तब गुलाब जी ने कहा था अगर आपको वोट नहीं देना है तो ठीक है, कुएं में डाल देना। आपको ध्यान है? बिल्कुल, वो वीडियो सबने देखा। हाँ, वो एक वही था, वो बड़ा अभिमान का है। उन्होंने तो महाराणा प्रताप के लिए भी कितने अपशब्द बोले। मैं वो चीजें दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दिल को उन चीजों को बोलने से ठेस पहुंचती है। महाराणा प्रताप के लिए क्या क्या बोला, मतलब मैं उनको दोहरा भी नहीं सकता, मेरे में तो उतनी भी करेज नहीं है। जिस व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान पूछता है, मेवाड़ी नहीं, पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को पूछता है, और मेवाड़ और उदयपुर का जनप्रतिनिधि, जिस मिट्टी में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ, उस मिट्टी का जनप्रतिनिधि उनके लिए अपशब्द बोलता है। ये अहंकार नहीं है तो क्या? माफी तो मांग ली थी बाद में, पर वो माफी तो क्यों मांगी? आपको भी पता है कि जब यहाँ के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, हालात ये आगे थे कि जब उन्होंने वो भाषण दिया, उसके बाद उनको बैक डोर से अपने आप को भागते हुए वो निकले, क्योंकि लोगों की जन भावना देखो, महाराणा प्रताप, मीराबाई और एकलिंगनाथ जी, इसमें कोई भी एक बट नहीं चलेगा, 1% भी इधर उधर हुआ नहीं तो हमारी स्वाभिमान के ऊपर आ जाती है। और ये मिट्टी स्वाभिमानियों की लड़ाई के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, पर स्वाभिमान पे अगर कभी चोट पहुंची तो उदयपुर और मेवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वाभिमान से याद आया, थोड़े दिन पहले उदयपुर में स्वाभिमान रैली निकली थी सुनी आपने? स्वाभिमान सुनी भी और देखी भी। कि आगे के मंच पर 15 लोग थे और नीचे 4 लोग थे। आप उसी रैली की बात कर रहे हो ना? हाँ। जिसके मंच पर बीजेपी की टिकट वितरण के बाद में मैं बोल रहा हूँ ना, मंच पर 15-20 लोग खड़े थे। मैंने उसकी फोटोज देखी थी कि मंच पर ज्यादा नेता थे और कार्यकर्ता और सुनने वाले लोग, नीचे चलने वाले लोग आए थे। मुझे लगता है हम जिस रूट से आए उसी रूट पे वो रैली निकली थी। तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी साथ में थे,
और आपके सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी को कहा गया कि ये तो सनातन विरोधी है, तो कौन? सनातन के विरोध में बात करता है। तो पारस वो सिंघवी ने कहा था। मैं आपको बताऊं, और मुझे लगता है वीडियो आपने सुने ही होंगे। मैंने तो खूब वीडियो सुना, और अभी तक यहाँ पे जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है उन्होंने उस बात का जवाब भी नहीं दिया। भी मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि है वो जगदीश मंदिर दर्शन करने नहीं जाते, वो गए तो थे देव। अब मुझे नहीं पता। अरे भाई मैंने तो कहा नहीं, अगर गए तो पारस सिंघवी जी को वीडियो भेज दें और पारस सिंघवी जी क्षमा मांग ले कि जो व्यक्ति जगदीश मंदिर में नहीं जाते, जो महाकाल जी के मंदिर में नहीं जाते, जो नीमच माता के, अंबा माता के मंदिर में नहीं जाते, जो कालका माता के मंदिर में नहीं जाते, जो बोरा गणेश जी के मंदिर में नहीं जाते, और तो और भगवान महावीर के मंदिर में नहीं जाते, ये मैंने नहीं कहा। ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर ने यहाँ के प्रत्याशी के लिए बोला, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। अघोषित तौर पर उन्हें महापौर कहें तो भी ठीक होगा। महापौर ही है वो, अघोषित क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो उनको वरिष्ठतम नेता मानता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने क्या जवाब दिया क्या उनका? मेरा आपसे सवाल है, क्यों नहीं दिया, आप बताओ ना। उनके पास होता तो देते, अगर होता तो पक्का दे देते। वीडियो नहीं समझता। अब जब अपने ही पार्टी के नेता की बात को जरूरी नहीं समझते तो वो व्यक्ति उदयपुर शहर के लोगों की बात को कब जरूरी समझेंगे? जो उदयपुर शहर के महापौर के, उप महापौर की बात को जरूरी, और दूसरी विपक्षी पार्टी का भी नहीं, खुद की पार्टी के नेता की बात को जरूरी जो व्यक्ति नहीं समझता, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं? 4-5 दिन नाराज थे, हमने तो मना लिया, 12 दिन बाद आ भी गए। अब मुझे नहीं पता कि वो, या तो सिंघवी साहब बोले कि भाई मैंने झूठ बोला था, ये तो मंदिरों में जाते हैं, या वो बोले कि भाई सिंघवी साहब सही कह रहे थे। दोनों तो सही हो नहीं सकते, तो दोनों ही खामोश। आसान हो गया, हथियार हो गया आपके लिए वो वीडियो। हथियार नहीं है, हथियार तो अगर नहीं भी होता तो मैं तो सनातनी परंपराओं में विश्वास करता हूँ, और मेरा सनातन धर्म क्या है, वो सर्वधर्म समभाव है, वो वसुदेव कुटुंबकम है। वो मेरा सनातन धर्म मुझे ये सिखाता है कि दूसरे धर्म में जो अच्छी चीज है उसे ग्रहण करो। मेरा सनातन धर्म मुझे ये सिखाता है कि जरूरत पड़े तो अपने सनातन धर्म के लिए अगर उस पे संकट आए तो कुछ भी कर लो। मेरा सनातन धर्म ये सिखाता है कि जब दिमाग में समस्या हो तो भगवान जगदीश के सामने हाथ जोड़ के अपनी समस्याएं ईश्वर को बोल दो, आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। मेरे तो धर्मों में ये लिखा हुआ है, मेरे तो धर्म में ये लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम की मूर्त के सामने जाके अपनी सारी समस्याएं बोल दो, भगवान श्री राम हल करेंगे, प्रभु श्री कृष्ण हल करेंगे। महादेव जी के सामने जाके नंदी के कान में अपनी प्रॉब्लम्स को बोल दो, महादेव जी उन समस्याओं को हल कर देंगे। मेरे को तो मेरे माता पिता ने सनातन धर्म की ये परंपराएं सिखाई, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रत्याशी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सनातनी नहीं है। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि साहब जगदीश मंदिर नहीं गए, नीमच माता मंदिर नहीं गए, अंबा माता मंदिर नहीं गए, कालका माता मंदिर नहीं गए। गए होते तो वीडियो दिखा दे, और पारस सिंघवी जी को माफी मांग लेनी चाहिए उन वीडियो को देख के कि भाई मैंने इतने अच्छे आदमी पर झूठी बात कही, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पारस सिंघवी जी क्षमा मांग ले। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन पारस सिंघवी जी ने ये बातें कही उस दिन वो बड़े इमोशनल थे। भावुकता आदमी सही बोलता है। भावुकता में हमेशा, ये तो इमोशनल आप किसी से भी पूछ लो, इमोशन पे आदमी आके सच बोलता है। रो रहे थे वो, उनके आंसू निकल रहे थे, मैंने वीडियो देखा। और वो कांग्रेस के कारण नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कारण रो रहे थे। मुझे नहीं पता क्या मतलब उनके ऊपर क्या संकट आया, क्या इश्यूज हुए, कैसे वो क्या चीजें हुई, मुझे नहीं पता। वो उनके पार्टी की अंदरूनी बात है। इतनी बड़ी बारीकी से नजर रख रखी, क्या नहीं पता आपको? सब तो पता है। नहीं, इंटरनल मुझे भारतीय जनता पार्टी का नहीं पता ना भाई, कि पारस सिंघवी जी क्या एक्टिंग के रूप में रो रहे थे या वास्तव में। पर मुझे तो लगा कि वो इमोशनल थे और वो दुखी थे अपने उनके, मुझे ऐसा लगा और इसीलिए मुझे लगा कि उन्होंने जो बोला। गुलाबबाग आ गया है। गुलाबबाग में कई बार तो मैं सुना है, ताराचंद जी पे भी 10-15 दिन से आ रहे हैं।
Walk शुरू कर दी मैं उन्होंने। सुबह वॉक करने के लिए फतेह सागर जाता हूँ, पर गुलाब बाग मेरा अभी शुरू कर दो, यहाँ 200-400 लोगों से प्रचार हो जाएगा अच्छा आपका। है, मैं आ जाऊंगा। पर मैं आपको बताऊं कि कई चीजों में, हर चीज में राजनीतिक फायदा देखना एक अच्छी आदत नहीं है। मैं आया हूं कई बार, और अभी मैं 2 अक्टूबर के दिन जब गांधी जी का जन्म दिवस था, तो गांधी जी के सम्मान में यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था, तो मैं 3-4 घंटे बैठा था यहाँ पर, और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। उससे पहले मैं 10-12 बार अंदर वॉक के लिए पहले आ चुका हूँ। जैसे अगस्त महीने में मैं 2-3 बार यहाँ पर आया था गुलाब बाग में, और मॉर्निंग वॉक का अद्भुत जगह है ये। हवा ठंडी ठंडी चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हवा भी बहुत ठंडी है, और आपके आपके रुक जो जाना चाहिए थोड़ा रुक जाते हैं। ये गुलाब बाग के पास में रुकने से में ही हमें जो पेड़ों से जो ताजगी महसूस हो रही है। और 1 तो बज गई है, थोड़ी देर में मॉर्निंग वॉकर्स भी यहाँ पर 4 बजे से 4 बजे। अच्छा, बताओ गुलाब बाग की समस्या क्या क्या है? देखिए, गुलाब बाग में जो कमल तलई एक ये था, पॉन्ड था, उसके ऊपर यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आप दिमाग देखिए, उसके ऊपर संगमरमर और जो टाइल्स है वो लगा दी। उससे हुआ क्या कि जो ड्रेनेज यहाँ का आयड नदी में मिलता था, वो ड्रेनेज ब्लॉक हो गया। जब वो ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, तो ड्रेनेज की समस्या जो पहले नहीं थी, वो और नई समस्या दे दी। आपने जनप्रतिनिधियों को समस्याओं को सुलझाते तो सुना होगा, पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कमल तलाई का जो पॉन्ड था, उसको ऊपर टाइल्स लगा के जो ड्रेनेज है उसको ब्लॉक कर दिया। और वो ड्रेनेज आज आयड़ नदी में जो पहले मिल जाया करता था, वो ड्रेनेज आज आयड़ में नहीं मिल पा रहा, और आज समस्या ड्रेनेज की उत्पन्न हो चुकी है। पीने के पानी की समस्या, अंदर गाड़ी ले जाकर पार्किंग की समस्या, अगर पीने का पानी मिल जाए तो ड्रेनेज की समस्या। मुझे ये बताइए, जो बेसिक सिटी एमेनिटीज होती है, भाई बेसिक सिटी एमेनिटीज क्या होती है? लाइट, पानी, पार्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत आवश्यकता है ये है। तो या तो पीने का पानी दूषित आ रहा है, तो पेट दुखा के आप इलाज RNT में कराते घूमो, जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं। अगर दूषित नहीं आ रहा है, साफ आ रहा है, तो ड्रेनेज नहीं। क्योंकि ड्रेनेज थी, राजा महाराजाओं ने, महाराणाओं ने ड्रेनेज की व्यवस्था करी थी कमल तलाई के पॉन्ड से, जो वो आयड़ में जाके मिल जाया करता था। उसको मार्बल लगा के ब्लॉक कर दिया, टाइल्स लगा के उसको ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता, ये ऐसे आइडियाज लाते कहाँ से? ये ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? देखिए, अभी हम यहाँ से आ रहे थे, आपने कुछ नोट किया? क्या नोट किया? होटलें बंद हैं, और क्या नोट किया आपने? होटलें बंद है, रात का समय है, दिवाली की लाइटिंग हो चुकी है, टूरिज्म इंडस्ट्री का नहीं चल रहा, और जो नाइट फूड है, जो कि नाइट टूरिज्म के लिए जरूरी है, अभी मान लो टूरिस्ट को रात को कहीं भोजन करना पड़े तो कहाँ जाए वो? बताइए, कौन सी होटल खुली है? ये तो उदयपुर है, यहाँ तो होनी चाहिए। उदयपुर से कोई मान लो रात की ट्रेन से आए, कोई बस से आए, कोई टूरिस्ट है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में कुछ होटलें तो होनी चाहिए ना, जहाँ आदमी रात को 1 बजे भी जाए तो चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, सैंडविच मिल जाए। बोलने चलता हूँ, वहाँ पिला देता हूँ आपको कॉफी। हाँ चलिए, तो हम टूरिस्ट को भी हम कहेंगे कि भैया पैदल यहाँ नहीं मिले तो पैदल उदयपुर जाना। अब देखिए ना, आप थोड़ा सा और आगे चलिए, ये कौन सी रोड है? ये सूरजपुर वाली रोड है। ये सूरजपुर से हम चल रहे हैं, सूरजपुल की तरफ चल रहे हैं। हाँ, सूरजपुल की तरफ चल रहे हैं, ठीक बात है। और बताइए, क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं आप शहर भर में? भाई, ये रात के अपन 1 बजे ये वार्ता कर रहे हैं, और ये दिखाइए आप, मैं चाहूंगा आप ये दिखाए कि ये चौराया तो चौड़ा, सड़कें सकड़ी। और होता क्या था दुनिया में? सड़कें चौड़ी और चौराहे सकड़े। पर पता नहीं ये दिमाग कहाँ से लाते हैं, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से लाते हैं। देखिए, वहाँ एक मुझे लगता है पार्क बना हुआ है, अगर थोड़ा और आगे ले, ड्राइवर साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ले, मैं कुछ चीजें और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, चौराहे की तरफ चलते हैं अपन, थोड़ा सा आपको कुछ चीजें और पूछना चाहता हूँ। यहाँ बड़ा मनमोहक चौराया तो है, पार्क भी बना है, बड़ा अच्छा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और मैं भी अपनी सियासत रात को आके यहीं बैठ के शूट कर लेता हूँ। अच्छा,
बढ़िया ठीक है। लगता, मन भी लग जाता है, बैकग्राउंड भी मिल जाता है, सब ठीक है। और मेरे साथी यश, पर वो रात को ही आ सकते हो आप, हाँ दिन में नहीं आ सकते, हाँ क्योंकि सड़कें तो हो गई सकड़ी और चौराया हो गया चौड़ा। तो ये रात के समय ही आप ये यहाँ पे सियासत को शूट कर सकते हो, आपके प्रोग्राम को। हाँ। दिन के समय वो शूट नहीं कर सकते। हाँ। तो ये कोने पे जो चौराहा है, आगे चलेंगे अपन, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको। देखिए सुरेशपुर लाइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छा नगर है। निगम का रोड भी आया, लेकिन बड़ी बड़ी वैसे मूर्ति है। आपको लगता है कोई टेक्निकल दिमाग रहा होगा, कोई इंजीनियर का यहाँ पे? टेक्निकल नहीं दिमाग, टेक्निकल दिमाग सत्यानाश करने का रहा है जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको। और ये देखिए, एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मल्टी लेवल पार्किंग मैं चाहूंगा ये दिखाए। ये आप थोड़ा आगे हाँ, चलिए। आपको ध्यान है? मैं तो कई बार देख चुका हूँ, कितनी गाड़ियां हैं टोटल, हाँ। कितनी गाड़ियां पार्क है हाँ, कितनी दिख रही है? बताइए। कम ही दिख रही, एक दो और तो मुझे बस दिख नहीं- 2, और कम से कम 50 की पार्किंग है कि नहीं? हाँ है। आप दिन में भी आके देखना, यही 2 गाड़ियां मिलेगी आपको। रात का वक्त है, 1 बजे कौन सर घर मैं रखेगा? आपको कह रहा हूँ, दिन में भी आना, हाँ। 2 की 3 हो सकती है, 3 की 4 नहीं होगी। ये किसके लिए बनाई गई? ये कौन लोग हैं जिनका ये दिमाग है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने सड़कें सकड़ी करके चौराहे चौड़े कर दिए? हाँ। अब ये 2 पार्किंग किसके लिए बनाई होगी? ये मैं उनसे पूछता हूँ, ये किसके लिए बनाई? हाँ, इतना सारा पैसा लगा दिया, यूज तो कुछ है अब नहीं। बताइए, सही ये बात। 2 पार्किंग किसके लिए? 2 गाड़ियों की, ये 2 गाड़ियों की पार्किंग अगर ये नहीं भी बनाते तो नीचे 10 गाड़ियों की पार्किंग तो सड़क पे भी हो सकती थी इस जगह पे। जब ये चौराहा बन रहा था तो उदयपुर में एक बड़ा अखबार है जय राजस्थान, भूपेंद्र चौबीसा हैं, खुलम खुला लिखते थे इस चौराहे के लिए। मैं देखता था और रोज महसूस करता था, और बड़ा लोगों ने विरोध भी किया, मगर बीजेपी वाले सुन ही नहीं रहे थे। भाई कह रहे थे साहब ठीक है जो बन रहा है, बहुत टेक्निकल दिमाग है। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कौन सा टेक्निकल दिमाग है कि यहाँ से जो ट्रैफिक है उसकी रोड को सकड़ी करो और इस चौराहे को बड़ा करो? ये कौन से टेक्निकल दिमाग? ये टेक्निकल दिमाग नहीं है, ये तुगलकी फरमान है। और ये तुगलकी फरमान क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो अहंकार में लिप्त है। उनको लगता है कि वही जो बोलते हैं, और जो व्यक्ति महाराणा प्रताप के लिए जो जनप्रतिनिधि अपशब्द बोल दे, जो यहाँ पे जो नगर निगम का बोर्ड है, जिनको घाचीवाड़ा में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बना पा रहे हो, आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? अच्छा, लोग कह रहे हैं आप जमशेदपुर से भी चुनाव लड़े थे, वहां आप हारे, इसके बाद आपने जाना बंद कर दिया। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं कि साहब आप वहां जाना बंद कर चुके हैं, क्या पता उदयपुर से क्या होगा, फिर आप आना बंद कर देंगे। मेरा तो देखो, ससुराल आएंगे बंद नहीं करेंगे, बंद तो हो ही नहीं सकता। क्या पता क्या होगा, ऐसा हर कुछ कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। उदयपुर से मेरा नाता आज का नहीं, उदयपुर से मेरे खुद के 2 घर हैं यहाँ पर। 2 मतलब मेरे पिता ने मेरे को फ्लैट्स, एक तो ड्यूप्लेक्स है HIG का, हाउसिंग बोर्ड का, और एक सेक्टर 3 हिरणमगरी में, ये मेरे पिता ने मेरे को लेके दिए हैं। मेरे सारे रिश्तेदारियां यहाँ, मेरे दोस्त यहाँ, मेरी पत्नी का पिता, माता और पिता का घर यहाँ, तो बंद कैसे हो सकता है? उदयपुर से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मरते दम तक मेरा रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ, अगले जन्म का देखो मुझे नहीं पता, अगले जन्म में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, पर इस जन्म में मरते दम तक मैं उदयपुर की सेवा के लिए रहूंगा। लोग कह रहे हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं, टीवी पर बोल लेते हैं, बहस के लिए चुनौती दे देते हैं, मगर भाई आ जाए, इम्प्रेस कर पाएंगे क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मेरा विजन दे रहा हूँ कि मैं ये काम करूंगा। अगला आदमी भी, दूसरा जो जनप्रतिनिधि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, वो भी अपना विजन क्यों नहीं देता आके? 2 जगह तो ऐसा हुआ कि टीवी चैनल, जो यहाँ के लोकप्रिय चैनल थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया और यहाँ भाजपा के जनप्रतिनिधि को भी बुलाया, तो मैं तो पहुंच गया, वो पहुंचे ही नहीं। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा साहब हम तो प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आए ही नहीं। तो मैं कोई उनको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप अपना विजन दीजिए ना आके। पर उनके पास विजन एक ही है, जिसका नाम है टेलीविजन, और कोई विजन नहीं। आधी रात का वक्त तो चला है, मुझे लगता है इंटरव्यू को खत्म करना चाहिए। बहुत आपने मेरे को उड़ा रखी है आपने। मैं आपको बोलूं एक चीज, हाँ। आपने मुझे
इतना ग्रिल करने का प्रयास किया। आज रात को मेरे को लेके गए, फोकस लाइटें मेरे चेहरे के ऊपर, अचानक से आप पूछो, बहुत मजा आया। हाँ। पर अचानक से आप पूछो कि ये क्या है, तो मेरे को एकदम यहाँ लाइट से इधर देखो तो 10 सेकंड तो आँखें भपका जावे। 10 सेकंड तो लगते हैं, एकदम आप उजाले से अंधेरे की ओर देखते हो। अब आप तो क्या है कि ये इधर से देख रहे हो, मैं आपके सवालों के चक्कर में मेरा दिमाग आपके चेहरे की तरफ है। तो आपने मुझे खूब ग्रिल किया। गाचीवाड़ा से घंटाघर, घंटाघर से जगदीश चौक, जगदीश आप तो जगदीश चौक से गुलाब बाग, और गुलाब बाग से यहाँ पर लाके आपने खड़ा कर दिया। और हर जगह समस्याएं भी पूछी, पर एक चीज मुझे बड़ी यूनिक लगी कि ये सारे एरियाज में जहाँ समस्याएं हैं वहाँ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ जनप्रतिनिधि 20 साल से यहाँ एमएलए भाजपा का है। तो उनको जवाब तो अब देना पड़ेगा कि भाई कमल तलई का ऊपर टाइल्स क्यों लगाई गई जिससे ड्रेनेज खत्म हो गया। उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि जगदीश चौक में के लोग, एरिया के लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, जिसके कारण वो गैस्ट्रो के डॉक्टर के सामने लाइनें लगाकर बैठे। लोग कह रहे हैं कि साहब गुलाब जितने साथ चुनौती देते थे, अब आप हाथी टोक के कह रहे आ जाओ, हिम्मत हो तो। अब वो बेचारे 70-72 साल के आदमी वो आ नहीं सकते, डरा रहे उनको। मैं देखिए गुलाब जी का, मैं व्यक्तिगत रूप से वो बड़े हैं मेरे से, बहस में डरा रहे, उम्र में भी बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका राजनीतिक जीवन भी मेरे से बहुत लंबा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर जो अभी जनप्रतिनिधि जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, मैं गुलाब जी को थोड़ी बुला रहा हूँ। मुझे पता है वो तो महामहिम है, वो नहीं आ सकते, पर जो प्रत्याशी है वो तो आ सकता है ना। मैं गुलाब जी की तो इज्जत करता हूँ। देखिए इस शहर की एक और फितरत, और ये मेरा लास्ट कमेंट होगा आज के लिए। यहाँ पर मेरे 2 सपने हैं। एक तो सुखाड़िया साहब के जो अधूरे सपने हैं उनको मुझे पूरा करने की भगवान जगदीश भगवान मुझे ताकत दे, और दूसरा जो बातें मैंने यहाँ के लोगों के सामने, मेरे वोटर्स के सामने रखी है, वो सारी बातें पूर्ण करने के लिए महाकाल जी, जगदीश भगवान, नीमच माता, अम्बा माता, कालका माता, बोरा गणेश जी मुझे ताकत दे और सद्बुद्धि। एकलिंगनाथ ने भूल गया आप। एकलिंगनाथ जी तो यहाँ के राजा है, वो तो मेवाड़ का तो एक ही राजा, मेवाड़ का एक ही नाथ, एकलिंगनाथ, एकलिंगनाथ। तो ये थे हमारे साथ उदयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी और बोलने के मामले में मास्टर आदमी। टीवी बहस पर आपने सुना होगा, गौरव वल्लभ इनका नाम है, और प्रोफेसर गौरव वल्लभ फिलहाल उदयपुर में खूब चर्चा में है। तो फिलहाल आज हम स्पेशल इंटरव्यू आधी रात को कर रहे थे, जहां गौरव वल्लभ ने खुलकर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। नमस्कार।